एक बार बादशाह अकबर ने दावा किया कि कोई भी उसकी आंखों के सामने चोरी नहीं कर सकता, किंतु बीरबल सहमत न हुआ और बोला, महाराज, कुछ लोग आपके सामने ही चोरी कर सकते हैं। आपकी नाक के ठीक नीचे ही एक दर्जी बिना अपने लिए कपड़ा बचाए कपड़े नहीं सी सकता। उसने यह बात सिद्ध करने के लिए शाही दर्जी को बुलाया और अकबर से कहा, महाराज, हम दर्जी को रानी के लिए ब्लाउज सीने की आज्ञा देते हैं और उस पर नजर रखते हैं। दामोदर नामक शाही दर्जी को रानी का ब्लाउज सीने के लिए बुलाया गया। बीरबल ने दर्जी को समझाया, हम तुम्हें फारस का मलमल का कपड़ा दे रहे हैं, तुम्हें रानी के लिए ब्लाउज सीना है। जब तक ब्लाउज नहीं सिल जाता तब तक तुम्हें महल से जाने की अनुमति नहीं है। कपड़े को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना है, यह कपड़ा बहुत मूल्यवान है। दर्जी को कमरे में ले जाया गया। आवश्यकता के अनुसार उसने जो मांगा उसे दे दिया गया। उसकी प्रत्येक गतिविधि को देखने के लिए दरवाजे पर पहरेदार खड़े हो गए। दोपहर बाद दर्जी का बेटा उससे मिलने आया, किंतु उसे दर्जी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उसने वहीं से चिल्लाकर कहा, पिताजी, माताजी तुम्हें भोजन के लिए बुला रही हैं। दामोदर ने उत्तर दिया, मैं व्यस्त हूं, आज घर पर भोजन नहीं कर सकता। लड़के ने जोर देकर कहा, माताजी ने कहा है कि मैं उनके बिना न आऊं। उधर से पिता की आवाज आई, संभव नहीं है। किंतु लड़के ने अपनी बात पुनः दोहराई। इस पर दामोदर क्रोधित हो गया और उसने अपना जूता लड़के पर फेंक कर मारा। लड़का जूता लेकर रोता हुआ चला गया। शाम तक दामोदर ने सिलाई का कार्य पूरा कर लिया। सुरक्षाकर्मी उसको राजा के पास ले गए। अकबर ने दर्जी से ब्लाउज व बचे हुए छोटे छोटे कपड़े लिए। राजा ने उसको धन दे दिया। अकबर बीरबल से बोले, क्या हमने कुछ गलत कहा? दर्जी ने छोटे से छोटा टुकड़ा भी दे दिया। हमारे सामने से कोई चोरी नहीं कर सकता। आप प्रतीक्षा करें और देखें आगे क्या होता है, बीरबल बोला। कुछ दिनों बाद रानी की सेवा करने वाली दासी रानी से बोली, मैंने एक औरत को ऐसे ही कपड़े का ब्लाउज जैसा आपके ब्लाउज का है पहने देखा है। यह जानकर रानी को आश्चर्य हुआ। वह अकबर के पास गई और बोली, स्वामी, जब आपने मुझे यह ब्लाउज उपहार दिया था तब आपने कहा था कि इसकी अपनी एक पहचान है और यह फारस से केवल मेरे लिए मंगाया गया है। राजा ने जवाब दिया, यह सच है प्रिय। फिर मेरी दासी ने दूसरी औरत को ऐसा ही ब्लाउज पहने कैसे देख लिया? क्या यह मेरा अपमान नहीं है? दासी को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि क्या वह उस औरत को पहचानती है। दासी ने जवाब दिया, वह दामोदर की पत्नी है। अकबर ने सेवक को तुरंत दामोदर को लाने का आदेश दिया। जब वह आया, राजा चीखा, चोर, तुमने उस मलमल के कपड़े का टुकड़ा चुराया। दर्जी राजा के पैरों में गिर गया और क्षमा की भीख मांगने लगा। अकबर ने पूछा, तुमने पहरेदार के वहां होने के बावजूद कपड़ा कैसे चुराया? कपड़ा दर्जी के द्वारा अपने बेटे पर फेंके गए जूते में था। मैं सच बोल रहा हूं न? श्रीमान, बीरबल दर्जी से पहले ही बोल पड़ा। दर्जी ने सहमति प्रकट की। दर्जी को दंड दिया गया और बीरबल को इनाम। बीरबल की प्रसिद्धि देश में चारों ओर फैल चुकी थी। वह देश का सम्मानित व्यक्ति हो गया था। लोग उससे सुझाव लिया करते थे। किंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जो बीरबल को पसंद नहीं करते थे। वे उसे बदनाम करने का पूरा प्रयत्न करते थे किंतु असफल रहते थे। उन्होंने निश्चय किया कि बीरबल की हत्या के पश्चात ही बीरबल से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने एक योजना बनाई। एक अभिनेता को बहुत सा धन दिया। उसे अकबर और मंत्रियों के सामने मंच पर नाटक खेलना था। नाटक का बहाना करते हुए बीरबल पर आक्रमण करके उसकी हत्या करनी थी। अभिनेता अकबर के पास गया और बोला, हे महाराज,
मैं एक कुशल अभिनेता हूँ। मेरा अभिनय देखते समय लोग यह भूल जाते हैं कि यह नाटक चल रहा है। कृपया मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करें। अकबर नाटक की कहानी सुनना चाहते थे। अभिनेता ने समझाया, यह एक गरीब किसान की कहानी है। अकबर ने नाटक के मंचन की आज्ञा दे दी। बीरबल को अभिनेता के इरादे पर संदेह हुआ। उसे लगा कि अभिनेता उसकी हत्या करना चाहता है। इसलिए बीरबल ने अपने लिए 2 अंगरक्षक नियुक्त कर लिए। जिस दिन नाटक का मंचन होना था, महल के आंगन में बहुत से लोग जमा हो गए। अभिनेता किसान की भूमिका निभा रहा था। वो जीवन की समस्याओं से उकता चुका था। उसके घर में न खाने को था न पीने को। उसके जानवर भूख और प्यास से मर रहे थे। वह राजा के पास मदद मांगने आता है, लेकिन राजा के सिपाहियों ने उसे राजा से मिलने नहीं दिया। क्रोधित, निराश और उदास होकर वह अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू ले लेता है और गुस्से में बीरबल की ओर तानकर उसके पीछे जाता है। बीरबल के अंगरक्षक उसे बचा लेते हैं। अकबर बादशाह सब दर्शकों सहित अभिनेता से बड़ा प्रभावित होते हैं। अभिनेता को इनाम दिया जाता है। बीरबल को पता लग गया कि यह नाटक मात्र उसकी हत्या के लिए खेला गया था, जिसे केवल एक दुर्घटना समझा जाता। बीरबल उस अभिनेता के पास गया और बोला, तुम वास्तव में एक महान कलाकार हो। क्या तुम इस प्रकार की भूमिका हर नाटक में कर सकते हो जो बिल्कुल वास्तविक सी हो? अभिनय मेरा व्यवसाय है। मैं अपने जीवन को प्रत्येक भूमिका में रख सकता हूँ। अभिनेता ने जवाब दिया। बीरबल मुस्कराया और बोला, तब मेरे पास एक कहानी है जिसे कोई भी तुमसे बेहतर अभिनय में नहीं ढाल सकता। मैं चाहता हूं कि तुम उस नाटक का मंचन करो। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में है जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है। अचानक उसकी पत्नी एक अज्ञात बीमारी से मर जाती है। उस औरत का पति इतना दुखी हो जाता है कि वह उसकी चिता में कूद पड़ता है और इस प्रकार वह अपनी पत्नी के प्रेम को दर्शाता है। अकबर को भी यह कहानी बहुत पसंद आई और कहा, इस प्रकार के नाटक हमें अवश्य करने चाहिए। हम ऐसी घटनाएं तो बहुत देख चुके हैं जिसमें पत्नी अपने पति की मृत शरीर की चिता पर कूद पड़ती है, किंतु हमारी इस कहानी में पति अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर कूद पड़ता है और अपने प्राणों की बलि दे देता है। बीरबल ने सुझाव दिया कि नाटक बाहर प्रस्तुत होना चाहिए। बाहर चिता बनाना आसान भी रहेगा, जिससे नाटक वास्तविक लगे। मृत्यु के पश्चात वह दिन आ गया जब नाटक आरंभ हुआ। अपनी पत्नी की मृत्यु पर अभिनेता रोने लगा। वह इतना रोया कि दर्शकों की आंखों में आंसू भर आए। उसकी पत्नी का मृत शरीर चिता में पड़ा था। अभिनेता ने चिता में आग लगाई। जब उसकी बारी चिता में कूदने की आई कि आग इतनी भयानक हो गई थी कि वह भयभीत हो गया। वो अभिनेता जो किसी भी दृश्य को वास्तविकता की तरह अभिनय करना चाहता था, अब बीरबल के पैरों गिर पड़ा और बोला, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं इस दृश्य में अभिनय नहीं कर सकता। जिन लोगों ने बीरबल की हत्या की योजना बनाई थी वह लज्जित हो गए। बीरबल के पास इतनी शक्ति थी कि वह उन्हें पहले भी पकड़ सकता था। इस प्रकार बीरबल ने फिर सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार अपनी समझबूझ और बुद्धिमानी से स्थिति को संभाला जा सकता है। एक बार अकबर ने बीरबल को बेवकूफ बनाने की सोची। इससे पहले जब कभी भी अकबर ने बीरबल को छकाने का प्रयास किया था, तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। इसलिए अकबर ने अपने इस प्रयत्न में मंत्रियों और दरबारियों को भी शामिल कर लिया था। अकबर ने मंत्रियों और दरबारियों को इस बात के लिए राजी किया था कि बीरबल जब दरबार में आएंगे तब वे उन्हें बताएंगे कि रात को उन्होंने एक स्वप्न देखा है जिसमें एक फरिश्ते ने उनसे कहा कि राजमहल के पास जो तालाब है
उसमें उनके दरबारी बारी बारी से गोता लगाएं। जो दरबारी एक अंडे के साथ तालाब से निकलेगा वह शरीफ होगा, और जो बिना अंडे के बाहर निकलेगा वह होगा पक्का शैतान। इतना बताकर अकबर ने सभी मंत्रियों एवं दरबारियों को एक एक अंडा दिलवा दिया, जिसे उन लोगों ने अपने अंत वस्त्रों में छुपा लिया। जब दरबार में बीरबल आए तो अकबर ने अपने सपने का ऐलान करते हुए सपने का विवरण दिया, और इसके बाद मंत्रियों एवं दरबारियों से चलकर तालाब में बारी बारी से डुबकी लगाने को कहा। बीरबल यह देखकर चकित रह गए कि अकबर के स्वप्न की चर्चा सुनकर किसी भी दरबारी ने कोई सवाल ही उठाया। आश्चर्यजनक रूप से सबके सब तालाब में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए। यह सवाल बीरबल के मन में उमड़ने घुमड़ने लगा। अब चूंकि सब तालाब की ओर जा रहे थे, इसलिए बीरबल की भी मजबूरी हो गई कि वे भी उनके साथ चलें। बीरबल ने एक विचित्र बात यह भी महसूस की कि सभी दरबारी अधिक चपल और प्रसन्न दिख रहे थे। बादशाह, जो ऐसे मौकों पर बीरबल को साथ रखना पसंद करते थे, अपने मंत्रियों के साथ चल रहे थे। इस भीड़ में बीरबल खुद को अकेले पा रहे थे। तालाब के किनारे पहुंचने के बाद अकबर के बैठने की व्यवस्था हुई। बादशाह के तख्त के पास टोकरी भी रख दी गई। थोड़ी ही देर में तालाब के आसपास का नजारा बदल गया। एक एक करके दरबारी तालाब में उतरते, डुबकी लगाते और हाथ में अंडा लिए बाहर निकलते। वे अंडे को बादशाह के पास रखी टोकरी में रखकर तख्त के दूसरी तरफ दरबारियों के लिए बनाए गए स्थान पर जाकर बैठ जाते। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने डुबकी लगा ली थी। सबके सब अंडे के साथ तालाब से बाहर आए थे। अंत में अकबर कहा, बीरबल, अब तुम भी डुबकी लगा ही लो। बीरबल का मस्तिष्क तेज गति से काम कर रहा था। उन्हें विश्वास हो चला था कि इस डुबकी लगाने वाले खेल में बादशाह भी शामिल हैं, वरना अनेक धूर्त मंत्रियों और कुटिल दरबारियों के हाथ में तो अंडे नहीं आते। यह सब सोचते हुए बीरबल तालाब में उतरे, डुबकी लगाई, लेकिन हाथ में अंडा नहीं आया। बीरबल तालाब से निकलते निकलते एक निर्णय पर पहुंचे और जोर से बांग दी। वे बांग देते देते ही बादशाह के पास पहुंचे। अकबर ने उन्हें खाली हाथ आया देखकर पूछा, बीरबल, तुम बिना अंडे के? बीरबल ने फिर से जोरदार बांग लगाई और कहा, जहांपना, आपकी अंडा देने वाली मुर्गियों के बीच मैं ही तो एकमात्र मुर्गा था। अब मेरी बात का भरोसा न हो तो आप भी पानी में उतरकर आजमा लें। बीरबल की बात सुनकर बादशाह भी झेंप गए और मंत्रियों एवं दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। बादशाह ने अपनी झेंप मिटाते हुए कहा, बीरबल, तुमसे पार पाना मुमकिन नहीं है। अकबर को पता लगा कि उसके कुछ मंत्री बीरबल के शत्रु बन गए हैं। उन्होंने इस संबंध में कुछ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि वह उन्हें कुछ काम देगा जिससे यह सिद्ध हो सके कि बीरबल उन सबसे ज्यादा समझदार है। बादशाह ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और आदेश देते हुए कहा, शहर के बाहर एक काफिला ठहरा हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि तुम सब वहां जाकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर मुझे बताओ। आदेश पाकर सब दरबारी व मंत्री बादशाह का हुक्म बजाने निकल पड़े। जब सब दरबारी व मंत्री लौटकर आए तो बीरबल उनके साथ नहीं था। अकबर ने अन्य दरबारियों से पूछा, बताओ वहां कितने व्यापारी हैं? उनमें से एक ने उत्तर दिया, महाराज, लगभग 27। बादशाह ने अगला प्रश्न किया, वे किन किन वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं? महाराज, बहुत सी वस्तुओं का, दूसरे ने जवाब दिया। बादशाह ने कहा, मैं स्पष्ट जवाब चाहता हूं कि कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार करते हैं। उनमें से एक मंत्री ने जवाब दिया, 3 प्रकार की वस्तुएं हैं महाराजा। तीसरे मंत्री ने जवाब दिया, वहां बहुत से व्यापारी हैं, कुछ अनाज व्यापारी, कुछ कपड़ा व्यापारी, एक व्यापारी चमड़ा बेचता है और कुछ तेल व्यापारी हैं। बादशाह ने फिर प्रश्न किया,
उनके पशुओं के बारे में तुम क्या जानते हो? क्या उनके पास कोई घोड़ा या ऊंट है? उत्तर मिला, उनके पास घोड़े हैं, पर हमने ऊंट नहीं देखे। तभी बीरबल वापस लौट आया। अकबर उसकी ओर मुड़े और बोले, क्या तुमने काफिले के बारे में कुछ पता लगाया? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ महाराज। इतना कहकर बीरबल ने बादशाह को सूचना देनी प्रारंभ कर दी। कुल 22 व्यापारी हैं। 11 कपड़ा व्यापारी, 7 अनाज व्यापारी, जिनमें 4 आटा बेचते हैं, 3 तेल बेचते हैं और 1 का चमड़े का व्यापार है। उनके पास 5 ऊंट हैं, जिसमें 1 का आगे का पैर टूटा हुआ है। उनके पास 25 घोड़े भी हैं। 4 काले सफेद, 10 काले, 3 सफेद हैं तथा बाकी के 8 कत्थई और सफेद हैं। इतनी जानकारी देने के पश्चात बीरबल चुप हो गया। बादशाह अकबर ने पूछा, जानकारी पूरी हो चुकी या कुछ और भी बचा है? बीरबल बोला, महाराज, व्यापारियों ने आपके लिए संदेश भेजा है कि वे यहाँ 10 दिन ठहरेंगे, उसके पश्चात वे चले जाएंगे। अकबर बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए। वे मंत्रियों की तरफ मुड़े और बोले, अब तुम जान गए होंगे कि मैं बीरबल पर इतना निर्भर क्यों रहता हूँ। इस प्रकार बीरबल स्वयं को एक बार फिर अन्य दरबारियों से श्रेष्ठ सिद्ध कर चुका था। एक बार अकबर के दरबार में एक विदेशी आया। उसने बादशाह अकबर के सामने एक चुनौती रखी, आप लोग मेरी मातृभाषा बताइए या फिर स्वीकार कर लीजिए कि आपके यहाँ सब मूर्ख हैं। दरबारियों ने उससे अलग अलग भाषाओं में प्रश्न किए। हर भाषा में उसने सही उत्तर दिए। वह हर भाषा इतनी अच्छी तरह बोलता था कि जैसे वही उसकी मातृभाषा हो। इसलिए कोई भी दरबारी उसकी मातृभाषा का पता नहीं लगा सका। अंत में उसने अकबर बादशाह से कहा, मैं अपनी मातृभाषा मालूम करने के लिए आपको 7 दिन का समय देता हूं। कहिए स्वीकार है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने इशारे से हामी भर दी। अकबर ने विदेशी से कहा, हमें आपकी बात स्वीकार है। विदेशी एक धर्मशाला में ठहरा दिया गया। रात को जब वह सो गया तो बीरबल वहां पहुंचे। बीरबल ने एक तिनका लेकर विदेशी के कान में घुमाया। विदेशी ने सिर झटका और कान पर हाथ फेरा। फिर वह करवट बदलकर सो गया। बीरबल ने उसके दूसरे कान में तिनका घुमाया। विदेशी घबराकर उठ बैठा और झल्लाते हुए बोला, अरे कौन छे मने उधमा हैरान करे दे। कौन है रे? मुझे नींद में परेशान करता है। विदेशी के कान में तिनका घुमाकर बीरबल छिप गए थे, इसलिए विदेशी उन्हें देख नहीं सका। वह फिर गहरी नींद में सो गया। बीरबल वहां से सीधे अपने घर आ गए। 7वें दिन विदेशी दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने अलग अलग भाषाओं में उससे बात की। फिर उसने अकबर से कहा, बादशाह लामत, इन महाशय की मातृभाषा गुजराती है। यह सुनकर विदेशी आश्चर्य में पड़ गया। आज पहली बार कोई उसकी मातृभाषा का सही पता लगा पाया था। उसने बीरबल की भूरी भूरी प्रशंसा की और दरबार से जाने से पहले बोला, धन्य है भारत भूमि, जहां बीरबल जैसे बुद्धिमान बसते हैं। उसके जाने के बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, इतना कठिन कार्य तुमने किया कैसे? जहां पनाह बीरबल बोले, जब मनुष्य पर दुख पड़ता है या फिर वह अचानक नींद से जागता है, तब वह अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। इतना कहकर बीरबल ने रात की सारी घटना कह सुनाई। सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल को सहर्ष अपने गले का हार भेंट में देकर उसका सम्मान किया। शिक्षा, जब आप चाहते हैं कि लोग आपको बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह अकबर प्रसन्न रहते थे, वहां दरबार के अन्य लोगों में की ऐसे थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिरना चाहते थे। वे लोग ऐसे अवसर की तक में रहते थे
जब वे बादशाह के कान भर सकें या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। ऐसे अवसर अक्सर आते रहते थे। बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक यह नहीं आया है जहां पनाह की हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? यहां तो उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। बादशाह अकबर मौन रहे। वे चुपचाप सुनते रहे। बादशाह को उपेक्षा के भाव से मुस्कुराते देखकर एक मौलाना बोले, जहां पनाह, उस आदमी से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने कहा, जानने की इच्छा है हुजूर। फर्क जानना चाहते हो? बादशाह ने पूछा। हाँ हुजूर, फर्क पता चल जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहें, दरबार में न आएं। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह बीरबल के स्थान पर कार्य करे। इस 1 हफ्ते में फर्क का पता चल जाएगा। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे अधिक चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल को हफ्ते भर के लिए छुट्टी दे दी गई। बादशाह इम्तहान लेने का उचित अवसर और इम्तहान का विषय तलाश करते रहे। 1 सप्ताह खत्म होने को आया। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस तुर मौलाना से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती हैं। देखकर आओ, क्या बात है? बहुत अच्छा हुजूर, कहकर मौलाना साहब चले गए। वे थोड़ी देर बाद लौटे तो बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या देखा? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कूकू करते रहते हैं। कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो नहीं गिने। जाओ गिनकर आओ। बादशाह ने आज्ञा दी। मौलाना आज्ञा पाकर दोबारा गए और थोड़ी देर बाद लौट आए। आते ही बोले, जहां पनाह 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने। मैं स्वयं गिनकर आया हूं। गिन आए? बादशाह ने पूछा। जी हां, मौलाना ने उत्तर दिया। अच्छा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा हैं। मौलाना चकरा गए। हुजूर, यह तो देखा नहीं। मौलाना बोले। देखकर आओ। मौलाना तीसरी बार गए और यह देखकर आए कि बच्चों में कितने नर हैं और कितने नर हैं और कितनी मादाएं। आकर बोले, हुजूर, 2 नर हैं और 3 मादाएं हैं। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं। बादशाह ने कहा। जी, जहां तक याद है उनमें से एक तो काला है, एक शायद सफेद है। जरा मैं एक बार देख आता हूं। और मौलाना चौथी बार गए। आकर बताया कि एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादाओं में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। मौलाना बैठ गए। अब बीरबल को यहां बुलवाया जाए। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है, इसलिए बुलवाया है। बादशाह बोले। सेवा बताएं। बीरबल ने पूछा। हमारे महल के पिछले भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों के कूकू करने की, तो कभी गुर्राने की। देखकर आओ, माजरा क्या है, जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपना। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या बात है? कुतिया ब्याई है जहांपना। उसी के बच्चे कूकू करते हैं।
कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात को, कोई बात नहीं है। वहां कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। उनमें नर-मादा कितने हैं? 2 नर, 3 मादाएं। रंग किस प्रकार का है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी। मादाएं 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात पर गर्व था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए वे बोले, तुम लोग समझ गए होगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों मौलाना जी? मौलाना का सिर शर्म से झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2 ढाई घंटा लगाए थे, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधा घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है वह अपनी योग्यता के बल पर पाया है। ठंड का मौसम था, बाग हरियाली से दमक रहा था। तभी बादशाह अकबर ने सभापतियों को बाग में दरबार लगाने का हुक्म दिया। हुक्म की तालीम हुई और पूरा दरबार अकबर और बीरबल बाग में बैठे। अकबर के आदेश पर बीरबल सभा में न्याय का कार्य देख रहा था। कई लोगों की न्याय याचिका सभा में पढ़ी गई जिनका बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न्याय किया। लगभग सारी याचिकाएं पढ़ी गई। न्याय के इस कार्य में कई घंटे बीत गए। थोड़ी देर बाद दरबार में एक व्यापारी आया। उसने चोरी की अर्जी लगाई थी। उसने कहा, एक बार वो दिल्ली गया था, वहां उसने सोने का कबूतर देखा। उसके पंख सोने के थे। उसने वो कबूतर पूरे 10 सोने के सिक्के देकर खरीदा था। दिल्ली से आने के बाद उसने उस कबूतर को अपने घर में पिंजरे में रखा था और रोज सुबह और शाम उसे दाना डालता था। रात्रि को उसने दाना डाला था, लेकिन अगले दिन उसने बाहर जाना था, इसलिए यह कार्य घर के नौकरों को सौंप दिया। जब वह वापस आया तो कबूतर पिंजरे में नहीं था। अब उसे नौकरों पर शक है कि उन्होंने मेरे कबूतर को मार दिया, पर उसके पास कोई सबूत नहीं है। व्यापारी के शक के आधार पर घर के नौकरों को दरबार में लाया गया। उसने कई सवाल पूछे पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। समझना मुश्किल था कि कबूतर को किसने गायब किया। तभी बीरबल उठा और नौकरों के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अकबर ने हंसने का कारण पूछा। तब बीरबल ने हंसी रोकते हुए बोला, महाराज, चोर तो हम सबके सामने ही हैं। उसने जब कबूतर को पकड़ा तो कबूतर के पंख उसकी पीठ पर कमीज के ऊपर चिपक गए, जिसे वो हटाना भूल गया और दरबार में आ गया। बीरबल की बात सुनकर एक नौकर घबराया और उसने अपने हाथों को अपनी पीठ पर फेर का जानने का प्रयास किया कि क्या उसकी कमीज पंख हैं। ऐसा करते उसे बीरबल ने देख लिया और झट से उसे आगे कर चोर के रूप में दरबार में पेश किया। सबने उसकी कमीज देखी जिस पर कोई पंख नहीं था। तब बीरबल ने कहा, उसने चोर को पकड़ने के लिए झूठ कहा था। उसे पता था जिसने चोरी की है वो जरूर अपनी पीठ की तरफ अपने हाथ बढ़ाएगा और अन्य नौकर सहजता से दरबार में खड़े रहेंगे। और वही हुआ। इस तरह बीरबल ने सोने के कबूतर की चोरी का न्याय किया, जिसे देखकर फिर से अकबर ने बीरबल की तारीफ की और सभी दरबारियों का चेहरा उतर गया। अकबर और बीरबल एक बार यमुना तट पर टहल रहे थे। मौसम सुहाना था। उन दिनों बीरबल को फारसी सीखने का शौक चर्राया था। ऐसे भी फारसी जानना उन दिनों विद्वत्ता की पहचान थी, क्योंकि शासन की भाषा फारसी ही थी। अकबर को इस बात की जानकारी थी कि बीरबल इन दिनों फारसी सीख रहे हैं। उन्हें बीरबल के साथ चुहल करने का मन हो आया। बीरबल के साथ टहलते टहलते अकबर उस स्थान पर चले आए जहां पर उन्होंने और बीरबल ने अपने घोड़े को बांधा था। बीरबल को बादशाह के घोड़ों के पास आने का मतलब यही समझ में आया कि अकबर अब महल की वापसी के लिए तत्पर हैं, इसलिए वे भी अपने घोड़े के पास चले गए और उसे खोलने लगे। अकबर उसे घोड़ा खोलते देखते हुए अपने घोड़े को सहलाते रहे। घोड़े की लगाम जब बीरबल ने ठीक की तब अकबर ने चुहल करते हुए बीरबल से कहा, भई अस पिदर शुमास्त।
फारसी में भई अस्प पिदर शुमास्त के दो अर्थ हैं। बीरबल दोनों अर्थ समझते थे। इसका पहला अर्थ है यह घोड़ा तुम्हारे बाप का है, और दूसरा अर्थ है यह घोड़ा तुम्हारा बाप है। बीरबल ने जब अकबर के मुंह से यह द्व्यर्थी संवाद सुना तो मुस्कराते हुए बहुत विनम्रता से बोले, दात हुजूरस्त। फारसी में इस वाक्य के भी दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है हुजूर का ही दिया हुआ है, और दूसरा अर्थ है हुजूर का दादा है। बीरबल के मुंह से अपने द्व्यर्थी संवाद का द्व्यर्थी जवाब सुनकर अकबर झेंप गए। बात भी सच थी कि बीरबल को वह घोड़ा अकबर ने भेंट स्वरूप प्रदान किया था। इसके बाद अकबर ने बीरबल से फारसी में टक्कर लेने की कभी कोशिश नहीं की। बीरबल को एक बहुत बुरा शौक था। वह तंबाकू चबाना पसंद किया करता था। अकबर बीरबल के इस शौक से प्रसन्न नहीं थे। वह बीरबल के इस प्रकार के किसी भी शौक को पसंद नहीं करते थे। एक दिन बादशाह अकबर व बीरबल तंबाकू के खेत के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गधा उस खेत की ओर आया, किंतु कुछ सूंघकर तुरंत वापस हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, गधा भी तंबाकू पसंद नहीं करता। उसे देखकर वह भी नाक भौं सिकोड़ता है और पीछे हट जाता है। बीरबल समझ गया कि अकबर बीरबल को तंबाकू चबाने की आदत पर व्यंग कर रहा है। बीरबल ने अकबर के शब्दों को तोड़मरोड़ कर जवाब दिया, महाराज, गधा है तभी तंबाकू पसंद नहीं करता। बादशाह ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हारे शब्दों के हेरफेर की प्रशंसा करता हूं, परंतु तंबाकू चबाना न केवल बुरी आदत है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। प्रयत्न करो और इस बुरी आदत को छोड़ दो। अकबर ने आगे कहा, तुम शब्दों का हेरफेर करके सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। अकबर की इस बात को सुनकर बीरबल ने तंबाकू छोड़ने का वादा किया। एक बार बीरबल दरबार के रत्नों में से एक अबुल फजल, दूसरा समझदार दरबारी, के साथ ईरान गए। बीरबल ने ईरान के बादशाह के राज्य की तुलना पूर्णमासी के चंद्रमा के यश से की और अकबर के राज्य की तुलना नए चंद्रमा से की, अर्थात उगता हुआ। अबुल फजल को उसकी ये तुलना पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि बीरबल ने महान अकबर के राज्य के यश का अपमान किया है। जब वे ईरान यात्रा से लौटे तो अबुल फजल ने अकबर को बताया कि बीरबल ने वहां किस प्रकार बादशाह अकबर का अपमान किया है। यह सुनकर अकबर आगबबूला हो गया और उसने तुरंत बीरबल को बुलवाया और धमकी भरे शब्दों में कहा, अच्छा, तो बीरबल यह सोचता है कि मेरा राज्य एक छोटे चंद्रमा की तरह है और ईरान का राज्य पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह है। ऐसा बीरबल किस तरह सोचता है कि मैं ईरान के बादशाह से तुच्छ हूं? मेरा राज्य ईरान के राज्य से 5 गुना बड़ा और दुनिया में सबसे समृद्धशाली है। पुरानी कथाओं में कारून का खजाना भी बौना सिद्ध होता है। अगर उसकी तुलना मेरे खजाने से की जाए। बीरबल, क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि तुमने ऐसी भयंकर भूल क्यों की? मुझे बड़ा धक्का लगा कि मेरे राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति इतनी बड़ी भूल कर सकता है। इन सब के बावजूद बीरबल धीरे धीरे खामोशी के साथ मुस्कुरा रहा था। यह देखकर अबुल फजल ने सोचा, अब शीघ्र ही बीरबल को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। जब बादशाह अकबर चुप हुए तो बीरबल ने उत्तर देने के लिए अपना गला साफ किया और बोला, आलमपनाह, मैंने कोई भूल नहीं की है। 2 राज्यों के बीच तुलना को मैं अभी भी उचित मानता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी तुलना की व्याख्या की, पूर्णमासी का चंद्रमा अपने उत्थान का अंतिम चरण होता है। वह इससे ज्यादा और नहीं बढ़ सकता। वह ईरान का राज्य है जो अपनी चरम सीमा पर है, जिसे उसका सम्राट और नहीं बढ़ा सकता। जबकि नया चंद्रमा अपने उत्थान के शुरुआती चरण में होता है, अर्थात वह बढ़ना प्रारंभ होता है। इस प्रकार आपका राज्य पूर्ण रूप से प्रगति पर है। यदि ईरान का राज्य अब अपनी चरम सीमा पर है तो महाराज, वह आपके राज्य जो लगातार बढ़ रहा है,
उसके सामने फीका पड़ जाएगा। अब आप ही बताएं कि इसमें आपका कहाँ तक मैंने अपमान किया। जबकि बीरबल व्याख्या कर रहा था तो अकबर सोच रहा था कि उसने किस प्रकार चतुराई से व्याख्या की है, और उसने बीरबल को गले से लगा लिया। अकबर की इच्छा थी कि बीरबल हमेशा दरबार में उपस्थित रहे, विशेष रूप से जब आर्थिक नीति की चर्चा हो। अकबर के पास लोग आते थे, वे अपनी समस्याएं उसके सामने रखते। बादशाह उन समस्याओं को दूर करने में उनकी मदद किया करते थे। बीरबल इस कार्य में बादशाह का साथ देता था। एक बहुत चालाक ठग था। वह धनी व्यापारियों का मित्र बन जाता था। जब धनी व्यापारी उस पर पूरा पूरा भरोसा कर लेते थे तो वह उनको इस प्रकार ठगता था कि कभी पकड़ा नहीं जाता था। एक बार उसने एक धनी व्यापारी को मित्र बनाया और व्यापारी को थोड़ी भी भनक न लगी कि वह उसको ठग लेगा। वह ठग के प्रसन्नचित व्यक्तित्व से आकर्षित हो गया। जब ठग ने व्यापारी से पूरा भरोसा पा लिया तब ठग ने व्यापारी को अपने घर दावत पर बुलाया। उस ठग के कुछ दूसरे मित्र भी उस शाम को भोजन के लिए आमंत्रित हुए। ठग ने सबके लिए शानदार व स्वादिष्ट भोजन तथा उम्दा शराब परोसी। आनंदमयी भोजन के पश्चात वे अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन ठग उस व्यापारी के घर गया और उस पर घर से हीरा चुराने का आरोप लगाते हुए कहा, मुझे वह हीरा नहीं मिला जो उसी कमरे में रखा था जहां तुम बैठे थे। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। उसने कोई भी हीरा चुराने से इनकार करते हुए कहा कि उसने तो हीरा देखा तक नहीं। जब बात न बन पाई तो वे बादशाह अकबर के दरबार में गए। बादशाह के सामने ठग ने दावा किया उसके पास गवाह हैं जिन्होंने व्यापारी को हीरा चुराते देखा था। पूरी कहानी सुनने के पश्चात अकबर बीरबल की ओर मुड़कर बोले, क्या तुम बता सकते हो कौन दोषी है? बीरबल ने कहा, महाराज मुझे सोचने का मौका दीजिए। कुछ क्षण पश्चात बीरबल ने एक नौकर से चिकनी मिट्टी मंगाई। तत्पश्चात उसने मिट्टी को 2 भागों में बांटा और एक एक भाग दोनों गवाहों को दे दिया। फिर उन्हें अलग अलग कमरों में ले जाया गया और प्रत्येक को बताया गया कि उन्हें मिट्टी का ऐसा ही आकार तैयार करना है जैसा चुराए गए हीरे का आकार था। अब प्रत्येक गवाह के पास मिट्टी का एक एक ढेर था, किंतु उन्होंने कभी हीरा नहीं देखा था। उन्हें झूठी गवाही के लिए रिश्वत दी गई थी। पहला गवाह एक नाई था। उसे अपने पिता के शब्द याद आ गए, नाई के लिए उसका उस तरह ही हीरा होता है। उसने जल्दी से मिट्टी के ढेर को उस तरह के आकार में बदल दिया। दूसरा गवाह दर्जी था। उसने कल्पना करने की कोशिश की कि हीरा कैसा होता है, लेकिन उसकी समझ में न आया कि हीरा कैसा होता है। काफी सोचने पर उसे उसकी माँ की बात याद आई कि उसकी माँ कहा करती थी कि एक दर्जी के लिए एक सूनी इतनी कीमती होती है जितना कि हीरा। उसने मिट्टी से सुई का आकार बना दिया। जब दोनों ने अपना कार्य कर लिया तो उन्हें अकबर के पास लाया गया। उन्होंने अकबर को दिखाया कि चुराया हुआ हीरा कैसा दिखता था, एक उस्तरे के जैसा और एक सुई के जैसा। बीरबल बोला, यह साबित हो गया है कि इन्होंने कभी हीरा नहीं देखा और हम जान गए हैं कि झूठ कौन बोल रहा है। और फिर अकबर ने ठग को जेल की हवा खिलाने। बीरबल अपनी चालाकी से बादशाह को बारंबार नीचा दिखाया करता, जिससे वह बीरबल से हमेशा शर्मिंदा रहता था। एक दिन बादशाह ने बीरबल से बदला लेने का विचार किया। अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों और कारीगरों से सम्मति लेकर अपने रहने के कमरे में एक ताक इस ढब का बनवाया कि जिसके जरिए बीरबल को धोखा दिया जा सके। उसमें कोई ऐसी वैज्ञानिक वस्तु लगा दी गई थी कि जिस पर हाथ रखते ही उससे चिपक जाता था। एक दिन बादशाह अपने कमरे में बैठा हुआ पुस्तकावलोकन कर रहा था। इसी समय बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह बीरबल को देखकर मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रगट में बोला, बीरबल,
जरा उस ताख पर का सेव तो लेते आना, उसके लिए मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ। सेव पहले से इसी अभिप्राय से रखा गया था जिससे बीरबल का हाथ आसानी से उस वैज्ञानिक ताख में फंसाया जा सके। संदेह हो जाने पर बीरबल हाथ में आने वाला आसानी नहीं था। आज्ञा पालन कर बीरबल सेव लेने के अभिप्राय से ताख पर अपना हाथ बढ़ाया। सेव पर पहुंचने से पहले ही उसका दाहिना हाथ उस ताख से चिपक गया। तब बीरबल ने अपना दूसरा हाथ पहले हाथ को छुड़ाने के अभिप्राय से लगाया। वह भी उसी में फंस गया। बीरबल बहुत घबराया और मारे लज्जा के उसका सिर नीचा हो गया। बादशाह ने विचार किया कि बीरबल अभी तक नहीं आया, ताख में फंसकर घबराता होगा, इसलिए उसे छुड़ाना चाहिए। वह टहलता हुआ उसके पास गया और बीरबल को ताख में फंसा हुआ देखकर बोला, क्या खूब! मेरी चीजें बराबर चोरी जाया करती थीं, परंतु मुझे चोर का पता नहीं चलता था। आज सौभाग्यवश चोर की गिरफ्तारी हो गई है। जाओ बीरबल, तुम्हारा यह पहला कसूर समझकर माफी देता हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसा काम न करना। बीरबल इस घटना से बड़ा लज्जित हुआ और उसके मुख से कोई जवाब न निकला। तब बादशाह ने अपने राजगीरों को आज्ञा देकर उसका हाथ छुड़वा दिया। अब बीरबल को छिपाने के लिए बादशाह को सच्चा मशाला मिल गया। वह बार बार उसका याद दिलाकर बीरबल को नीचा दिखाता और बेचारा बीरबल चुप रह जाता। एक दिन बीरबल ज्यों ही दरबार में आया त्यों ही बादशाह ने उससे छेड़खानी की। क्यों बीरबल, वह ताक का सेव कहाँ है? बीरबल फिर भी कुछ उत्तर न दिया। बादशाह को इसमें बड़ा आनंद आता और वह नित्य किसी न किसी समय ताक वाला सेब कहकर बीरबल को लजवाता। बेचारा बीरबल चुप रह जाता। जब उसके नाकौदम आ गया तो बादशाह के छिपाने की तरकीब सोचने लगा। एक दिन बीरबल ने तीर्थयात्रा का बहाना कर बादशाह से 2 मास की छुट्टी ली। उसकी छुट्टी मंजूर हो गई। बीरबल घर पहुंचकर एक नया ढोंग रचकर अपना वेश परिवर्तन कर साधु का स्वरूप धारण किया। इस प्रकार खूब बंठन कर थोड़ी रात गए घर से बाहर निकला और रातों रात उस जंगल में जा पहुंचा जहां बादशाह शिकार खेलने जाया करता था। एक सघन झाड़ी के अंदर आराम से पड़ रहा। दैवात संध्याकाल में बादशाह भी शिकार खेलने गया। एक हिरन चौकड़ी भरता हुआ उसके आगे आया। बादशाह ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे डाल दिया। वह इतनी तेजी से भागा कि उसके सब साथी पिछड़ गए। अंत में हिरन एक घने जंगल में पहुंचकर आंख से ओझल हो गया। कोई आगे पीछे नहीं दिख पड़ता था। बादशाह बहुत घबराया क्योंकि उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मालूम था। दैवात बादशाह को जोर से टट्टी लगी। वह घोड़े को एक पेड़ से बांधकर घनी झाड़ियों की तरफ गया और पाखाने फिरने लगा। एक भयानक भेषधारी राक्षस रूप, काला भुषुंड, बाल बढ़ाए, बड़े बड़े दांत आगे को निकाले विहंगम डीडौल का दिखलाई पड़ा। वह डांकता कूदता तथा उछलता हुआ दहाड़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह बादशाह के समीप आ पहुंचा और अपनी तेज आंखों से घूर कर बोला, तू बड़ा प्रजापीड़न करता है, अतएव आकर मेरा भक्ष बन। उसका इतना कहना था कि बादशाह एकदम भयकातर हो गया और कांपता हुआ उस देव से बोला, हे देव, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से फिर प्रजा को कभी न सताऊंगा। आप कृपा कर मुझे जीता जागता छोड़ दीजिए। तब उस देव से अधिक कुछ करते न बना और बादशाह से कहा, अब तेरे प्राण बचने का एकमात्र यही साधन है कि तू मेरे जूतों को अपने सिर पर रखकर एक फरलांग मेरे साथ चले, अन्य कोई उपाय मेरे पास नहीं है। यदि जान बचाना चाहता है ता आगे आ। मरता क्या न करता। बेचारा बादशाह उसकी लाल पीली आंखें देखकर थरथर कांप रहा था। दरवश उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। बादशाह को जूता ढोने पर उद्यत देख विशालकाय दैत्य को दया आ गई और उसे बिना किसी प्रकार का दंड दिए ही छोड़ दिया। बादशाह नगर को चला गया। बीरबल की छुट्टी पूरी हो चुकी थी, अतएव अपनी ड्यूटी पर हाजिर होने का निश्चय कर वह अपने घर आया।
जब बादशाह को विदित हुआ कि बीरबल तीर्थाटन कर लौट आया है तो एक दूत उसे बुलाने को भेजा। बीरबल बादशाह के बुलावे पर तुरंत दरबार में हाजिर हुआ और अदब से सलाम कर अपनी जगह पर जा बैठा। बादशाह को अब भी पहली बात की ढक सवार थी। वह बोला, बीरबल ताक पर का सेव। बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर पाखाने वाला देव। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह की आंखें खुल गई और वह अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। उसी दिन से सवाल का जवाब पाकर फिर उसने बीरबल से सेव की बात कभी न छेड़ी। कालांतर में उसे विदित हो गया कि जंगल वाला देव और कोई न था बल्कि वह बीरबल की होकरतूत थी। अतएव देव का भ्रम जो उसके हृदय में समा गया था वह क्रमशः जाता रहा और दिन सानंद बीतने लगे।